पारिवारिक विघटन के इस दौर में जब भी किसी पारिवारिक समस्या का निदान करना होता तो लोग कन्हैया लाल को बुला लाते। न जाने वह किस प्रकार समझाते थे कि लोग उनकी बात सुनकर भीतर से इतने प्रभावित हो जाते कि बिगड़ती हुई बात बन जाती। कन्हैया लाल का सदा से यही कहना रहा था कि जोड़ने में वर्षों लगते हैं और तोड़ने में एक क्षण भी नहीं लगता। संबंध बड़े नाजुक होते हैं। यदि एक बार संबंधों की डोर टूट जाए तो उन्हें जोड़ने में गांठ तो पड़ ही जाती है, उम्र भर की गांठ। कन्हैया लाल ने सनातन धर्मी परिवार में जन्म लिया था, पर जब उनकी विदुषी माँ ने पंडितों के ढकोसले देखे, छुआछूत और धर्म के नाम पर बहुओं पर अत्याचार देखा, तो न जाने कैसे वह अपनी एक सहेली के साथ आर्य समाज पहुंच गई। वहां पर विद्वानों के व्याख्यान से उनकी विकसित मस्तिष्क का और भी विकास हुआ। अब उन्हें जात पात और ढकोसले से ग्लानिसी महसूस होने लगी और उन्होंने अपनी बहुओं को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने की कला सिखाई। इसी कारण उनका परिवार एक वैदिक परिवार के रूप में प्रतिष्ठित हो गया था। आरती को अच्छी तरह से याद है जब बुआ जी को बेटा हुआ था और उसे लेकर अपने पिता के घर आई थीं। तब पता लगाते लगाते हिजड़े भी घर आ गए थे। आंगन में आकर उन्होंने दादाजी के नाम की गुहार लगानी शुरू की और नाचने गाने लगे थे। दादी माँ ने उन्हें उनकी मांग से भी अधिक देकर घर से आदर सहित विदा किया था। उनका कहना था कि इन्हें क्यों दुत्कारा जाता है, ये भी तो हांड मांस के ही बने हुए हैं, इन्हें भी कुदरत ने ही बनाया है, फिर इनका अपमान क्यों। दादी की यह बात आरती के मस्तिष्क में इस प्रकार घर कर गई थी कि जब भी कहीं हिजड़ों को देखती उसके मन में उनके प्रति सहानुभूति बढ़ाती। वह कभी उन्हें धिक्कार की दृष्टि से देख नहीं पाई। ससुराल में शुरू में तो कुछ एक तीखी नजरों का सामना करना पड़ा, पर धीरे धीरे सब कुछ सरल सहज होता गया। रायपुर में पलकर बड़ी होने वाली आरती चेन्नई पहुंच गई थी। एकदम भिन्न खुला वातावरण, तेज रफ्तार की जिंदगी। शादी होकर दिल्ली गई तब भी उसे माहौल इतना अलग नहीं लगा था जितना चेन्नई आने पर। साल में घर के 2 चक्कर लग जाते थे। विवाह के 5 वर्ष बीत जाने पर भी मायके जाने का नाम सुनकर उसके पंख लग जाते। बहुत खुश थी आरती, फटाफट पैकिंग किए जा रही थी। मायके जाना उसके पैरों में बिजलियां भर देता था। आखिर इतनी दूर जो आ गई थी, अपने शहर में होती थी तो सारे त्योहारों में कैसी चटक मटक करती घूमती रहती थी। दादा कहते, अरे आरती, जिस दिन तू इस घर से जाएगी घर सूना हो जाएगा। क्यों? मैं कहाँ और क्यों जाऊंगी दादू, मैं तो यहीं रहूंगी अपने घर में आपके पास। दादी लाड से उसे अपने आंचल में भर लेती। अरे बिटिया, लड़की का तो जन्म ही होता है पराए घर जाने के लिए। देख, मैं भी अपने घर से आई हूँ, तेरी मम्मी भी अपने घर से आई है, तेरी बुआ यहाँ से गई है, अब तेरी बारी आएगी। 15 वर्षीय आरती की समझ में यह नहीं आ पाता कि जब दादी और माँ अपने घर से आई हैं तब यह उनका घर कैसे हो गया, और बुआ अपने घर से गई हैं तो उनका वह घर कैसे हो गया, और अब वह अपने घर से जाएगी। क्या अधेड़ है। आरती अपना घर, उनका घर सोचती सोचती फिर से रस्सी कूदने लगती, या फिर किसी सहेली की आवाज़ से बाहर भाग जाती, या कोई भाई आवाज़ लगा देता, आरती देख तो तेरे लिए क्या लाया हूँ। इस तरह आरती फिर व्यस्त हो जाती। एक भरे पूरे परिवार में रहते हुए आरती को कितना लाड प्यार मिला था, वह कभी उसे तोल ही नहीं सकती। उसका मन उस प्यार से भीतर तक भीगा हुआ था। वैसे भी प्यार कहीं तोला जा सकता है क्या? अपने 3 सगे भाई, चाचा के 4 बेटे और सबसे छोटी आरती। क्या बात है भाई, बड़ी फास्ट पैकिंग हो रही है। मुकेश ने कहा, कितना काम पड़ा है, आप भी तो जरा हाथ लगाइए। आरती ने पति से कहा, भाई मायके आप जा रही हैं और मेहनत हमसे करवाएंगी। मुकेश आरती की खिंचाई करने का अवसर हाथ से जाने नहीं देते थे। हद करते हैं आप भी तो जा रहे हैं अपने मायके। भाई हम तो काम से जा रहे हैं और फिर 2 दिन में लौट भी आएंगे। लंबी छुट्टियां तो आपको मिलती हैं, हमें कहाँ। मुकेश को कंपनी की किसी मीटिंग के सिलसिले में दिल्ली जाना था, सो तय कर लिया गया था कि दिल्ली तक आरती भी फ्लाइट से चली जाएगी। दिल्ली में मुकेश उसे और बच्चों को ट्रेन में बैठा देंगे। रायपुर में कोई आकर उसे उतार लेगा।
एक सप्ताह अपने मायके रायपुर रहकर आरती 2-3 दिन के लिए ससुराल में दिल्ली आ जाएगी, जबकि मुकेश को 2 दिन बाद ही वापस आना था। बच्चे छोटे थे, अतः इतनी लंबी यात्रा बच्चों के साथ अकेले करना जरा कठिन ही था। मुकेश को दिल्ली एयरपोर्ट पर कंपनी की गाड़ी लेने के लिए आ गई, सो उसने आरती और बच्चों को स्टेशन लाकर रायपुर जाने वाली गाड़ी में बिठा दिया और फ़ोन कर दिया कि आरती इतने बजे रायपुर पहुंचेगी। फ़ोन पर डांट भी खानी पड़ी उसे। अरे भाई, पहले से फ़ोन कर देते तो दिल्ली ही ना आ जाता कोई लेने। आज के बच्चे भी, दामाद को इससे अधिक कहा भी क्या जा सकता था। मुकेश ने आरती को प्रथम दर्जे में बैठाया था और इस बात से संतुष्ट हो गए थे कि उस डब्बे में एक संभ्रांत वृद्धा भी बैठी थी। आरती को कुछ हिदायतें देकर मुकेश गाड़ी छूटने पर अपने गंतव्य की ओर निकल गए। अब आरती की अपनी यात्रा प्रारंभ हुई थी। जुगनू 2 वर्ष के करीब था और बिटिया एनी अभी केवल 7 माह की थी। डब्बे में बैठी संभ्रांत महिला उसे घूरे जा रही थी। कहाँ जा रही हो बिटिया? वृद्धा ने पूछा। जी रायपुर। ये तुम्हारे बच्चे हैं? जी हाँ। आरती को कुछ अजीब सा लगा। आप कहाँ जा रही हैं? उसने माला फेरती उस महिला से पूछा। रायपुर, उसने छोटा सा उत्तर दिया। फिर उसे मानो बेचैनी सी हुई। बोली, वे तुम्हारे घर वाले थे? जी हाँ। रहती कहाँ हो? रायपुर। जी नहीं, चेन्नई। तो रायपुर मायका है मेरा। किस जगह? नंदगांव में। नंदगांव रायपुर की एक पॉश व बड़ी कॉलोनी है। अरे, वहीं तो हम भी रहते हैं। हम गोल मार्केट के पास रहते हैं। और तुम? जी गोल मार्केट से थोड़ा आगे चलकर दाहिनी ओर साकेत बंगला है, वहीं। वह तो कन्हैया लाल जी का है। फिर कुछ रुककर वह वृद्धा बोली, तुम उनकी पोती तो नहीं हो? जी हाँ, मैं उनकी पोती ही हूँ। बेटी, तुम तो घर की ही निकली। अरे, मेरे तो उस परिवार से बड़े अच्छे संबंध हैं। कोई लेने आएगा? जी हाँ, घर से भी कोई आ जाएगा। भैया, कोई भी। वृद्धा निश्चिंत हो माला फेरने लगी। तुम्हारी दादी ने मुझे आर्य समाज का सदस्य बनवा दिया था। पहले हरे राम कहती थी, अब हरिओम कहने लगी हूँ। वह हंसी। आरती मुस्कुराकर चुप हो गई। वृद्धा माला फेरती रही। गाड़ी की रफ्तार कुछ कम हुई। मुरादनगर आया था। गाड़ी ने पटरी बदली। खटर पटर की आवाज में आरती को किसी के दरवाजा पीटने की आवाज आई। उसने एनी को देखा, वह गहरी नींद में सो रही थी। जुगनू भी हाथ में खिलौना लिए नींद के झटके खा रहा था। आरती ने उसे भी बर्थ पर लिटा दिया और अपने कूपे से गलियारे में पहुंचकर मुख्य द्वार पर पहुंच गई। कोई बाहर लटका हुआ था। अंदर से दरवाजा बंद होने के कारण वह दस्तक दे रहा था। आरती ने इधर उधर देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। सब अपने अपने कूपों में बंद थे। आरती ने आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया और वह मनुष्य बदहवास सा अंदर आ गया। वृद्धा वहीं से चिल्लाई, अरे क्या कर रही हो? क्यों घुसाए ले रही हो इस मारे बेशरम को? हिजड़ा है। माँ जी, मुझे दूसरे स्टेशन तक ही जाना है। मैं तो गाड़ी धीमी होते ही उतर जाऊंगा। देखो, यही दरवाजे के पास बैठा रहूंगा। और वह वहीं भीतर से दरवाजा बंद कर गैलरी में अकड़ू बैठ गया। आरती अपने कूपे में आ गई। वृद्धा का मुंह फूल गया था। उसने आरती की ओर से मुंह घुमाकर दूसरी ओर मुंह कर लिया था और जोर जोर से अपने हाथ की माला घुमाने लगी। आरती को बहुत दुख हुआ। बेचारा गाड़ी से लटक कर गिर जाता तो। कुछ पल बाद ही आरती को बाथरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। दोनों बच्चे खूब गहरी नींद में सो रहे थे। माँ जी प्लीज जरा इन्हें देखेंगी? मैं अभी 2 मिनट में आई, कहकर आरती बाथरूम की ओर गई। उसका कूपा दरवाजे के पास था, अतः गैलरी से निकलते ही थोड़ा मुड़कर बाथरूम था। जैसे ही आरती ने बाथरूम में प्रवेश किया, गाड़ी फिर खटर पटर कर पटरियां बदलने लगी। उसे लगा बच्चे कहीं गिर न पड़े। जब तक बाथरूम से वह बाहर भागी, तब तक गाड़ी स्थिर हो चुकी थी। सीट पर से गिरती हुई एनी को उस बेशरम व्यक्ति ने संभाल लिया था। वृद्धा क्रोधपूर्ण मुद्रा में खूब तेज रफ्तार से माला उंगलियों पर फेर रही थी। जुगनू बेखबर सा सो रहा था। उस बेशरम व्यक्ति का झुका हुआ एक हाथ जुगनू को संभालने की मुद्रा में उसके पेट पर रखा हुआ था। यह देखकर आरती भीतर से भीग उठी। यदि उसने बच्चे संभाले न होते तो उन्हें गहरी चोट लग सकती थी। थैंक यू, आरती ने कहा और एनी को अपनी गोद में ले लिया। उस बेशरम की आंखों में चमक जैसे अचानक कहीं खो गई। हिचकिचाते हुए उसने कहा, मेरा स्टेशन आ रहा है, बस 2 मिनट आपकी बेटी को गोद में ले लो।
आरती ने बिना कुछ कहे एनी को उसकी गोद में थमा दिया। वृद्धा के मुंह से हरिओम शब्द जोर जोर से बाहर निकलने लगा। बार बार गोद बदले जाने के कारण एनी कुनमुन करने लगी थी। उस हिजड़े ने एनी को अपने सीने से लगाकर आंखें मूंद लीं, तो 2 बूंद आंसू उसकी आंखों के कोरों पर चिपक गए। आरती ने देखा कैसी तृप्ति फैल गई थी उसके चेहरे पर। एनी को उसकी गोद में देते ही उसने कहा, यहाँ गाड़ी धीमी हो गई, बस आप जरा 1 मिनट दरवाजा मत बंद करना। और धीमी होती हुई गाड़ी से वह नीचे कूद गया। आरती ने खुले हुए दरवाजे से देखा, वह भागकर सामने की टी स्टॉल पर गया। वहां से बिस्किट का एक पैकेट उठाया, भागते भागते बोला, पैसा देता हूँ अभी। और पैकेट दरवाजे के पास हाथ लंबा कर आरती की ओर बढ़ाते हुए बोला, बहन, इसे अपने बच्चों को जरूर खिलाना। गाड़ी रफ्तार पकड़ रही थी। आरती कुछ आगे बढ़ी। उसने पैकेट पकड़ना चाहा, पर गोद में एनी के होने के कारण और वह आगे बढ़ने में झिझक गई और पैकेट हाथ में आते आते गाड़ी के नीचे जा गिरा। आरती का मन धक्क से हो गया। बेबसी से उसने नजर उठाकर देखा, वह बेशरम व्यक्ति हाथ हिलाता हुआ अपनी आंखों के आंसू पोंछ रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।